जय हिंद दोस्तों, मानसरोवर विद्या विहार के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट की चर्चा हम कर रहे थे। चैप्टर नंबर 7 जनसंख्या, कुल 10 अंकों का ये आता है। सेक्शन ए में एक सवाल, सेक्शन बी में एक सवाल, सेक्शन डी में एक सवाल और सेक्शन ई में एक सवाल। इस प्रकार से कुल 4 सवाल इस चैप्टर में से पूछे जाते हैं 10 अंकों के लिए। आगे कंटिन्यू करते हैं। तो भारत में जाति प्रमाण प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्री की संख्या। तो अब हम भारत में जाति प्रमाण स्त्री और पुरुष के रेशियो के अनुसार जानेंगे। तो देश की जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को स्त्री पुरुष प्रमाण अथवा लिंग प्रमाण अथवा जाति प्रमाण के रूप में जाना जाता है। यानी भारत में प्रति 1000 पुरुष यानी 1000 पुरुषों के बराबर कितनी महिलाएं हैं उस रेशियो को सेक्स रेशियो या जाति प्रमाण के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या के अभ्यास में जाति का प्रमाण अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की घटती संख्या ने देश के कई विषमताओं को जन्म दिया है। स्त्री पुरुष प्रमाण के बीच अधिक विषमता हो तो विवाह, परिवार, प्रजनन, अर्थव्यवस्था आदि के अनेक प्रश्न उपस्थित होते हैं। यानी जब प्रति 1000 पुरुषों में स्त्री की संख्या लगातार घटती जाती है तो काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। उसमें से एक समस्या है विवाह की समस्या। यानी जब पुरुष बहुत सारे हो जाएंगे और स्त्रियां कम हो जाएगी तो कितने पुरुष स्त्रियों से विवाह कर पाएंगे, यह आप समझ सकते हो। परिवार की समस्या उत्पन्न होती है। जब विवाह ही नहीं होगे तो परिवार स्थापना का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। और प्रजनन का भी यहाँ पे एक सवाल उत्पन्न होता है कि स्त्री पुरुषों का रेशियो या प्रजनन के रूप में भी एक बड़ी समस्या को जन्म दे सकता है। अर्थव्यवस्था भी इससे ग्रस्त होगी। जाति प्रमाण के संदर्भ में निश्चित जानकारी प्राप्त करके जाति के प्रमाण की विषमता के कारणों को जानकर उसके निवारणों के प्रयास संभव हो सकते हैं। यानी जाति के रेशियो को जानकर क्यों इतनी सारी जनसंख्या बढ़ रही है, ये सारे समस्याओं को जानकर हम उन समस्याओं का निवारण भी कर सकते। तो किस प्रकार से निवारण करेंगे वो भी हम सीखेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है कई विकसित देशों में स्त्री पुरुष जाति अनुपात दर का प्रमाण 1000 से अधिक है। यानी कई सारे ऐसे विकसित देश है जहाँ पे 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्री की संख्या अधिक है। तो भारत में एकमात्र केरल को छोड़कर प्रत्येक विस्तार में 1000 पुरुषों से स्त्रियों की संख्या कम ही है। अब आपका एक सवाल यहाँ पे बहुत ही अच्छा बन के आ रहा है कि केरल में 2001 में प्रति 1000 पुरुषों में स्त्रियों की संख्या 1084 थी। यानी ये सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है आपको ऑब्जेक्टिव यानी सेक्शन ए या सेक्शन बी दोनों में से किसी भी सेक्शन में ये सवाल आने की पूरी संभावना रहती है। सवाल एक बार फिर से सुनिए कि केरल में 2011 में प्रति 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितनी थी, तो आपको जवाब देना है 1084 थी। तो आगे बढ़ते हैं। स्त्री पुरुष प्रमाण में विषमता के लिए कई सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक कारणों को जिम्मेदार माना जाता है। भारतीय समाज में प्राचीन समय से स्त्री का स्तर नीचा है। यानी राजा महाराजाओं के समय से ही जो स्त्री है उसे हीन माना जाता है और पुरुषों से सदैव उसकी संख्या कम ही पाई जाती है। लड़कियों को पोषण युक्त आहार, स्वस्थ शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। अब जो लड़कियां होती है उसे लड़कों से कमज़ोर समझा जाता है। उसका मुख्य कारण यह है कि उनको ठीक से खाना नहीं दिया जाता, उनके स्वास्थ्य पे ठीक से ध्यान नहीं दिया जाता और शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्हें काफ़ी पिछड़ा रखा जाता है। अब पोषण युक्त आहार और स्वास्थ्य तो हम दे नहीं सकते, परंतु प्रत्येक लड़की को मैं शिक्षा जरूर देने का प्रयत्न करूँगा। साथ ही दहेज प्रथा के कारण लड़कियों के प्रति अपेक्षित व्यवहार किया जाता है। यानी दहेज प्रथा, जब लड़की या महिला जब विवाह करके अपने ससुराल जाती है तो ससुराल वाले उस दहेज प्रथा को लेके काफ़ी सारे अत्याचार उस पर करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप यदि उसके पिता ने दहेज देने से इनकार कर दिया या वो दहेज देने में असमर्थ है तो जो लड़की होती है उस पर काफ़ी सारे अत्याचार किए जाते हैं उसकी सास और पति द्वारा।
इसके अलावा लड़कियों की कम उम्र में विवाह अति गर्भस्थान के कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर होती है। जब लड़कियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं तब उनका गर्भधारण का जो पीरियड होता है वो भी बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, यानी छोटी सी उम्र में उनको गर्भ धारण करना पड़ता है। इसका सीधा असर उनके स्वास्थ्य पे जाता है, उनकी आयु कम हो जाती है और काफ़ी सारी अन्य बीमारियां भी उनको लग सकती है। इसी कारण से लड़कियों में बाल मृत्यु और वयस्क स्त्रियों में मृत्यु दर ऊंचा रहता है। यही एक कारण है कि जो स्त्रियां होती है उनको पोषण युक्त आहार ना मिलने के कारण बाल मृत्यु दर अधिक होता है और जल्दी गर्भ धारण करने के कारण उनकी आयु लंबी नहीं रह पाती है, जिसके कारण भारतीय समाज में कुल जनसंख्या में पुरुषों की अपेक्षा स्त्री प्रमाण कम रहता है। यही कारण है कि स्त्री का प्रमाण पुरुषों की अपेक्षा कम रहता है। एक कोष्टक यहाँ पे दिया है जाति प्रमाण के पिछले कई सालों का यहाँ पे आंकड़ा आपको दिया गया है कि 1000 पुरुषों पे कितनी स्त्रियाँ थी। तो भारत की बात करें तो 1901 में 1000 पुरुषों के सामने 972 स्त्रियाँ थी, जबकि गुजरात में 1000 पुरुषों के सामने 954 स्त्रियाँ थी। 1931 में भारत में प्रति 1000 पुरुषों के सामने 950 स्त्रियाँ थी, जबकि गुजरात में प्रति 1000 पुरुषों के सामने 945 स्त्रियाँ थी। उसी प्रकार 1961 में 1000 पुरुषों के सामने 941 स्त्रियाँ भारत भर में थी और गुजरात में 1000 पुरुषों के सामने स्त्रियों की संख्या 940 थी। 1991 की बात करें तो 927 संख्या थी प्रति 1000 पुरुषों के तुलना में और 936 संख्या गुजरात में थी प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में। 2001 में 933 की संख्या रह गई स्त्रियों की भारत भर में और 921 गुजरात में रह गई थी। 2011 की बात करें तो 940 स्त्रियां थी प्रति 1000 पुरुषों के सामने और गुजरात में 918 स्त्रियां, यानी बहुत कम थी गुजरात में 1000 पुरुषों के सामने। विश्लेषण की यहाँ पे बात करें तो 1901 से 1991 के दौरान भारत में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या घट रही है, किंतु 2001 और 2011 के वर्ष दौरान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्री संख्या में मामूली सुधार देखने को मिला है और ये सुधार का सबसे बड़ा कारण है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। ऐसा एक अभियान चल रहा है जिसके अंतर्गत बेटियों की महत्वता को दर्शाने का प्रयत्न किया जाता है और उनको बचाने का भी प्रयत्न किया जाता है। गुजरात की बात करें तो 1901 से 2011 की समय अवधि के दौरान प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या लगातार घटती जा रही है, जिसके कारण कई सामाजिक सांस्कृतिक विषमताएं अस्तित्व में आई है। स्त्रियों की लगातार घट रही संख्या के कारण की चर्चा करें तो पुत्र प्राप्ति की तीव्र इच्छा के कारण आधुनिक युग में चिकित्सा साधन स्त्री भ्रूण हत्या के पोषक सिद्ध हुए हैं। अब जब हमारी पूर्व धारणा यह कहती है कि जो लड़का होता है वो जो कुल होता है उसका चिराग होता है, यानी जो हमारा परिवार है उसका चिराग होता है। इसी कारण जब जब स्त्री गर्भ धारण करती है तो एक्सरे या किसी अन्य साधनों से यह पता किया जाता है कि उसके गर्भ में लड़का है या लड़की, और यह जानने के बाद यदि गर्भ में लड़की है तो गर्भ में ही उसकी हत्या कर दी जाती है, जिसे हम कहते हैं भ्रूण हत्या। इस परिस्थिति को रोकने के लिए सरकार ने कई कानून प्रावधान अनिवार्य किए, परंतु कानून और प्रावधान मात्र किताब में ही कागजों में ही सिमट के रह गए। पंजाब, हरियाणा, गुजरात जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्यों में स्त्री पुरुष प्रमाण की समतुलना विशेष देखने को मिलती है, यानी जो विकसित या जो विकास कर चुके राज्य है, यानी काफ़ी अच्छे आर्थिक समृद्धि में चल रहे राज्य है, ऐसे राज्यों में यह देखने को अधिक मिला है कि 1000 पुरुषों के सामने स्त्रियों की संख्या सबसे कम है। उम्र समूह के संदर्भ में यदि भारत की जनसंख्या को बांटा जाए तो भारत की जनसंख्या में उम्र समूह के अनुसार
बंटवारा अर्थात देश की जनसंख्या का विविध आयु समूह में विभाजन, यानी देश में जितनी भी जनसंख्या है उनका विविध आयु समूह बना के उस आयु समूह में विभाजन कर दिया जाता है। तो उदाहरण स्वरूप 0 से 14 वर्ष की उम्र वाले व्यक्ति का कुल जनसंख्या में प्रमाण उम्र समूह विभाजन के द्वारा सक्रिय और निष्क्रिय जनसंख्या की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी जब हम उम्र समूह बनाते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि जनसंख्या में कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग आय प्राप्त कर रहे हैं और कितने लोग सिर्फ उस दूसरे द्वारा प्राप्त की गई आय पे जीवित है, यानी कोई भी कार्य नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको उम्र समूह के आधार पर भारत की जनसंख्या प्रतिशत में दर्शाई गई है। सबसे पहले 3 उम्र समूह यहाँ पे आपको दिए गए हैं, 0 से 14, 15 से 64 और 65 से अधिक वर्ष के व्यक्ति। तो जो 0 से 14 है, 2005 में 32.78% जनसंख्या 0 से 14 वर्षों के बालकों की थी। तत्पश्चात 2005 में 15 से 64 वर्ष यानी जो सक्रिय समूह है उसमें 62.44% जनसंख्या शामिल होती थी और बुजुर्ग जिन्हें कहा जाता है यानी 65 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, उनकी कुल जनसंख्या 4.78 थी। 2010 की बात करें तो 0 से 14 तक 30.89 यहाँ पे जो बाल जनसंख्या थी उसकी थी। जो सक्रिय जनसंख्या जिसे कहा जाता है यानी 15 से 64 वर्ष के आयु तक के, उस 63.99% जनसंख्या उनकी थी और बुजुर्ग वर्ग में 5.12 जनसंख्या थी। 2011 की बात करें तो 30.5 थी बाल वर्ग में, 64.3 थी आपके युवा वर्ग में और वृद्धा वर्ग में 5.2 थी। और 2014 की अनुमान के अनुसार यदि बात करें तो जो 0 से 14 वर्ष का समूह है उसमें कुल 29.21% जनसंख्या थी। 15 से 64 वर्ष के समूह में 65.30% जनसंख्या थी और वृद्ध समूह यानी 65 से अधिक वर्ष के व्यक्तियों में 5.49% संख्या थी। आलेख द्वारा इसे स्पष्ट करने का आलेख द्वारा आपको एक जानकारी समझाई, जो ऊपर कोष्टक दिया है उस जानकारी को समझाने का प्रयत्न किया है। अब आलेख यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण क्यों हो जाते हैं, इसकी यदि बात करें तो आपको विभाग ई में कंपलसरी एक सवाल आता है आलेख का और 5 मार्क्स वो आपको दे के जाता है और ये 5 मार्क्स आलेख से ही प्राप्त होते हैं। इसलिए प्रत्येक आलेख को आपको ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है किस प्रकार से वो बन रहा है और संपूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है क्योंकि 5 मार्क्स आप हासिल कर सके। सबसे पहले आपको पता है कि आलेख में 2 अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। एक्स अक्ष और वाई अक्ष ये 2 अक्ष आपको बनाने, उसके बाद स्वतंत्र चल आपको वाई अक्ष पे रखना है और स्वतंत्र चल आपको एक्स अक्ष पे रखना है। जैसे कि आप यहाँ पे दिया है वर्ष 2005, 2010, 2011, 2014 ये एक्स अक्ष पे रखे, वहीं पे जो संख्या बदलती जा रही है जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 60 वो वाई अक्ष पे रखा है। सबसे पहले आलेख की बात करें तो सबसे पहले आलेख में यहाँ पे आपको 0 से 14 वर्ष, 15 से 65 वर्ष, 64 वर्ष और 64 से प्लस यानी 65 वर्ष से प्लस, यह 3 आलेख आपको अलग अलग देखने को मिले हैं। तो ये पास की स्तंभ आकृति आलेख का एक प्रकार है जो कि आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हो। तो देखते हैं 2005 में जो जनसंख्या दी थी वो बालकों की यानी 0 से 14 वर्ष के बालकों की जो संख्या थी वो 32.78% थी। वहीं 15 वर्ष से 64 वर्ष की आयु 62.14 थी, तो स्तंभ को वहाँ तक ले जाया गया और 4.78 थी वृद्धा वर्ष की, तो वहाँ तक आपको ये स्तंभ बना के ले जाए गए। अगली जानकारी 2010 की जो जानकारी है उसके आधार पे ये आलेख बनाया गया। पहला स्तंभ आपको 30.89 पे, दूसरा स्तंभ 63.99 और तीसरा स्तंभ 5.12 पे यहाँ पे स्थित रखा गया। उसी प्रकार अन्य 2 स्तंभ भी बनाए गए हैं जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं।
आगे चर्चा करेंगे इसके विश्लेषण की बात करें तो जब आप 5 मार्क्स का सवाल पूरा करोगे तो उसमें आपको विश्लेषण और परिणाम भी लिखना होगा, यानी किस प्रकार से वो जानकारी आपको दे रहा है वो भी आपको लिखना होगा। इस आलेख की बात करें तो उम्र के अनुसार जनसंख्या में बंटवारे को मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में होने वाले परिवर्तन असर करते हैं। यह सर्वाधिक है। इस प्रकार के परिवर्तन आगे जाकर परिवार के कद को भी असर करते हैं और साथ साथ श्रम बाजार को भी प्रभावित करते हैं। यानी जब मृत्यु दर और प्रजनन क्षमता में होने वाले परिवर्तन का असर यहाँ पे संपूर्ण रूप से आपके परिवार के कद पे भी होता है और श्रम बाजार में भी होता है। सर्वप्रथम ईस्वी सन 2005 में 0 से 14 वर्ष के लोगों का प्रमाण 32.78 था। ये ऊपर वाले का विश्लेषण है जो आपको एग्जाम में भी हूबहू ऐसा ही लिखना है, जो 2014 में बढ़कर 29.21 वर्ष हो गया। यह जन्म दर में आई कमी को दर्शाता है, यानी 0 से 14 वर्ष के बालक की जो संख्या प्रतिशत में वो घटी, यानी जन्म दर भी घट रहा है। ईस्वी सन 2005 में 15 से 64 उम्र समूह की बात करें तो इस उम्र समूह में 62.44% जनसंख्या थी, जो 14 वर्ष में बढ़कर 65.30 हो गई। इस उम्र समूह में ज़्यादातर जनसंख्या क्रियाशील काम करने वाली जनसंख्या है। क्रियाशील जनसंख्या में हुई बढ़ोतरी देश के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक एवं उपयोगी पहलू है। अब आपने कई जगह पे ऐसा सुना होगा कि हमारे पास युवा वर्ग है, यानी युवा यानी देश की ताकत है। तो वो देश की ताकत की उम्र 15 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य है, यानी आपके देश में, हमारे भारत देश में 15 वर्ष से 64 वर्ष के जो आयु है वो विश्व में सबसे अधिक है। इस कारण से हमारे देश का विकास करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है, क्योंकि हमारे पास युवा वर्ग अधिक है। तो युवा वर्ग अधिक होना ये देश के विकास पे भी भारी प्रभाव डालता है। आगे यदि चर्चा करें तो एक और ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के विषय में आपको एक और आलेख यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। तो भारत की कुल जनसंख्या में कितने लोग ग्रामीण विस्तार में और कितने लोग शहरी विस्तार में रहते हैं, इसकी जानकारी ग्रामीण और शहरी जनसंख्या के प्रमाण पर से जाना जा सकता है। यह ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या का प्रमाण रोजगार, शिक्षा, आरोग्य, स्वास्थ्य, सामाजिक जीवन की गुणवत्ता, आर्थिक मुआवजा, व्यवसाय इत्यादि परिबलों पे प्रभाव डालता है। तो किस प्रकार से प्रभाव डालता है यदि वो देखें तो भारत में ग्रामीण और शहरी जनसंख्या, ये दो जनसंख्या आपको दी गई है, करोड़ में दी गई है। 1901 की बात करें तो 21.2 करोड़ जनसंख्या वो गांव में थी, जबकि मात्र 2.6 करोड़ जनसंख्या वो शहर में थी और कुल जनसंख्या 23.8 थी। 1951 की बात करें तो 29.9 करोड़ वो गांव में थी, 6.2 करोड़ वो शहर में थी और 36.1 करोड़ वो कुल जनसंख्या थी। 1981 में 52.4 करोड़ गांव में थी, 15.9 करोड़ शहर में थी और 68.3 करोड़ कुल भारत की जनसंख्या थी। 2011 में बात करें तो 83.2 करोड़ यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में था, 38 करोड़ वो शहरी क्षेत्र में था और कुल 121.02 करोड़ की आबादी थी। उसका भी एक सुंदर सा आलेख आपके सामने पास की स्तंभ आकृति के रूप में दर्शाया गया है। एक्स और वाई अक्ष खींच के स्वतंत्र और परतंत्र चल रख के यहाँ पे आलेख के स्तंभ बनाए गए। सर्वप्रथम यह ग्रामीण और यह शहरी आलेख इस प्रकार से दर्शाए गए हैं 1901 में, जहाँ पे 1901 में देखा जाए तो 21.2 करोड़ और 2.6 करोड़ इस प्रकार से स्तंभ दर्शाए गए हैं। इसी प्रकार प्रत्येक स्तंभ को भी बनाया गया है। आपकी नोटबुक में ये स्तंभ बनाने का प्रयत्न करें। यदि फिर भी नहीं आ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम इस पे एक और अलग से वीडियो बनाएंगे। आगे देखें तो इसके विश्लेषण के बारे में चर्चा करें तो ये आखिरी मुद्दा होगा आज का। इसके विश्लेषण और परिणाम के बारे में बात करें तो वर्तमान में भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का प्रमाण क्रमशः बढ़ रहा है, जिसके कारण अनेक समस्याएं सामने आई है। उदाहरण, शहरों में झोपड़पट्टी की संख्या बढ़ने से गंदगी की उत्पादन होता है। अपर्याप्त आंतरिक ढांचा युक्त सुविधाओं के कारण व्यवस्था तंत्र, बिजली, वाहन व्यवहार, पानी जैसी आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने में
निष्फल रहा है। कचरे के निकाल की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रदूषण की समस्या उत्पन्न हुई है। इसके अतिरिक्त चोरी, लूट जैसे सामाजिक दूषण भी सामने आए हैं। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है कि गांव के लोग वो शहर की तरफ स्थानांतरण करते हैं और शहर में आके बस जाते हैं, जिसके कारण शहरों की जनसंख्या बढ़ती है। और जब जनसंख्या बढ़ती है तो रहने की जगह कम होती है। इस कारण से अधिकतर लोग झोपड़ी बनाकर भी रहते हैं और झोपड़ी बना के रहने के कारण स्वच्छता में कमी आती है, यानी कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती है जो उन्हें खुले में शौच करना इत्यादि करना पड़ता है, जिसके कारण गंदगी बढ़ती है और गंदगी के कारण बीमारियां भी बढ़ती है। व्यवस्था तंत्र यानी रोजगार में कमी आती है, क्योंकि रोजगार में आपके कंपटीशन बढ़ गया, बहुत सारे लोग आ गए, तो व्यवस्था तंत्र में भी आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी। बिजली यानी जो झोपड़पट्टी में रहते हैं तो वो बिजली सही से इस्तेमाल नहीं कर पाते, इस कारण बिजली की समस्या। वाहन व्यवहार यानी छोटे छोटे वाहनों में बहुत सारे लोग घुस जाते हैं, तो वाहन व्यवहारों और पानी जैसी सुविधाएं का उपलब्ध कराने में निष्फल भी रहती है सरकार। कचरे के निकाल की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रदूषण होता है। इसके अतिरिक्त चोरी यानी जिनके पास रोजगार नहीं होता वो गांव से शहर में बस जाते हैं, परंतु जीवन जीने के लिए पैसे और रोजगार नहीं होते, इस कारण उन्हें चोरी और लूट जैसे रास्ते को अपनाना पड़ता है। दूसरे मुद्दे की बात करें तो 1901 में ग्रामीण जनसंख्या 21.2 करोड़ थी, जो 2001 में 83.2 करोड़ हुई। प्रतिशत की दृष्टि में जनसंख्या में कमी दर्ज हुई है, जिसके कारण ग्रामीण विस्तार में रोजगार के ज़्यादातर अवसर शहर में केंद्रित होने के कारण लोग गांव से शहर में स्थानांतरण करने लगे। अब जो गांव के लोग थे उन्हें शहरों में क्या दिखने लगा, काम दिखने लगा, यानी भैया शहर जाएंगे तो पैसे कमाएंगे। आप में से बहुत सारे लोग गांव में से शहर पैसे कमाने के लिए आए होंगे। 1901 में शहरी जनसंख्या 2.6 करोड़ थी, जो 2011 में 38 करोड़ हो गई, अर्थात प्रत्येक दशक में शहर की प्रतिशत जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण शहर में अनेक भौतिक सुख सुविधा जैसे बिजली, शाला, कॉलेज, सिनेमा घर, पक्की सड़क, वाहन व्यवहार, संदेशा व्यवहार के पर्याप्त साधन, संस्कृति और मनोरंजन सुविधाएं एवं चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त प्रमाण में उपलब्ध होता है। जमींदारों तथा उन्मुक्त और सराफी पीढ़ी पर नियंत्रण के कारण भी तमाम लोग शहरों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। अब गांव में क्या होता है, गांव में एक मुखिया और जमींदार लोग होते हैं, वो गरीबों को ब्याज पे पैसे देते हैं और उन ब्याज को न चुकाने के कारण उन्हें मजबूरी में गांव छोड़ के शहर की तरफ स्थानांतरण करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उन्हें काम मिले, सुख सुविधा मिले और कुछ पैसे कमा के वो अपने कर्ज को चुका सके। तो ये था आज का लेक्चर। और एक बात, हमारा एक और यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ राउडी, तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको जाना है, उसे सब्सक्राइब करना है, सारे वीडियोस को देखना है और उसे आगे शेयर करना है। तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, बाकी सब अगले लेक्चर में। तब तक धन्यवाद।